चलिए केमिस्ट्री का अगला चैप्टर आज हम देख रहे हैं उपसहसंयोजी रसायन। उपसहसंयोजी रसायन, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बॉन्ड अर्थात बंध वहां पर थे। सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। यानी हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, रासायनिक आबंध होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, कोई भी 2 एलिमेंट है जिनके बीच में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट या सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। यदि कोई एक एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है और उनके बीच में बॉन्ड बनता है, तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर ये जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं, ये हमने 11th में पढ़े हुए हैं। 11th में चैप्टर था आपको पूरा, जिसमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड कैसे बनते हैं डिटेल में वहां पर समझाया हुआ था। यहां पर हम इस डिटेल पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन केवल एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर मैं बतला देता हूं कि आखिर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, बंध क्यों बनता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर बॉन्ड, बंध की आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं एग्जाम देने के लिए हम स्कूल में जाते हैं, वहां पर 100 मार्क्स का पेपर होता है और हमें पास होने के लिए 33% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। अब अगर मान लीजिए पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं रिजल्ट तो बहुत बाद में आता है, बच्चे वहीं पर बैठे बैठे 3 घंटे में रिजल्ट भी निकाल लेते हैं कि हमको इसमें से कितने नंबर आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लीक भी देते हैं, गोला लगा कर लिखते हैं। होता है कि नहीं होता है। कहने का मतलब हमने उस पेपर का इवैल्यूएशन कर लिया और अपने लेवल को उसके ऊपर हमने निर्धारित भी कर लिया कि हम इसमें कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। अब ध्यान से सोचिए, यदि 100 में से 33 लाते हैं तो पास है। मान लीजिए कोई पेपर टफ था और उस टफ पेपर में यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको केवल 25 मार्क्स ही मिल रहे हैं। पेपर पूरा होने में आधा घंटा बाकी है और हमने सब तरफ से जोड़ लिया, टोटल मार्किंग हमने हमारी लगा ली और हम देख रहे हैं कि कितने नंबर आना है, 25 आना है। तो क्या हम पास होंगे? क्या संभावना लग रही है? पास होने की संभावना हमारे सामने ही है। इतने तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम पास होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, आ कितने रहे हमारे पास में? 25। तो क्या हम पास होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। आपका क्या कहना है? नहीं होंगे, नहीं होंगे। आधा घंटा बचा है अभी हमारे पास में, आधा घंटा बचा है। 3 आवर का पेपर था, 2.5 घंटे हो गए, आधा घंटा बचा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने तो जोड़ लिए बेटे, 33 आना चाहिए थे लेकिन 25 ही आ रहे हैं। तो क्या हम पास हो सकते हैं? नहीं, आधा घंटा भी तो बचा है। पूछ लेंगे पास वाले से, पूछ लेंगे आसपास वाले से। बस यही तो बॉन्ड की कंडीशन है बेटे। बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जैसे हमारा ऑक्टेट 33% का है कि 33 आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कैसा पुरानी क्लास में पूरा दिया हुआ था। वहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एटम के पास में। यदि किसी शेल में पहली शेल है केवल, तो उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन स्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए, स्थायित्व के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। पहले के अलावा कोई भी कक्षा है तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो स्टेबल है, अन्यथा अनस्टेबल है, अस्थायी है। 33% आए
तो स्टेबल है कि हाँ हम नेक्स्ट क्लास के लिए परमिट कर पाएंगे। लेकिन अगर इससे कम आ रहे हैं तो हम क्या हैं, अनस्टेबल है, अस्थायी है, टेंशन है कि हमको सप्ली आएगी, हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं बहुत से बच्चे वहीं पर सेटिंग चालू कर देते हैं, आसपास वाले दोस्तों को देखने लगते हैं, और अगर दोस्तों को दया आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनों का अदला बदला कर लेते हैं। जानते बेटे बच्चे तो क्लासरूम में पेपर भी चेंज कर लेते हैं पूरा का पूरा, होता है कि नहीं होता है, देखा कि नहीं देखा, लिख देते हैं उसके ऊपर टिक्स लगा देते हैं और एक दूसरे दोस्त की मदद कर देते हैं, है ना। तो ये सब इलीगल है बेटे, इन सब का बोर्ड की एग्जाम में केस बना दिया जाता है। केवल नकल करना अपराध नहीं है, जो नकल करवाता है वो भी बरोबरी का दोषी होता है, दोनों का केस बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बेटे हम वही सिचुएशन कंडीशन यहां पर हम देख रहे हैं कि 25 ही आ रहे हैं, लेकिन चाहिए कितने, 33 चाहिए हमें। तो यहां हम अलग अलग कोशिश कर सकते हैं। हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि किसी से हम आंसर को ले लें, रिसीव कर लें, कोई हमें आंसर बतला दे, या कोई हमारा दोस्त है उसको भी 25, 28, 29 आ रहे हैं, तो कंडीशन रख देगा थोड़ा मैं आपको बतलाऊं, बदले में आप मुझे बतलाओ। शेयरिंग साझा हो गया ये कि एक प्रश्न बतलाएंगे तो एक मिल जाएगा, ये वाली शेयरिंग। तो जब शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं हम सहसंयोजी, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना हुआ बंध। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो हम देखते हैं विद्युत संयोजी बंध बनता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यदि दूसरे के पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक एलिमेंट ए है और एक बी है, ए के पास में ऑक्टेट कंप्लीट है, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास में, लेकिन दूसरे के पास में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पढ़ने वाला बच्चा है, दूसरा उसका दोस्त है जिसको कुछ कम पड़ गए, तो उसने क्या किया, बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं वो ए वाला एटम ही दे देता है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड में दे दिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये उसको यूज कर लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध, जिसमें बंध बनने के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करने वाले दोनों परमाणुओं में से कोई एक ही परमाणु प्रोवाइड करवा देता है, एक नहीं दे दिए, तब इस प्रकार के बंध को हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहने का मतलब हमारा जो चैप्टर है वो इसी प्रकार के बॉन्ड से रिलेटेड है, और इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है उसको आप देख रहे हैं एरो के साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एरो की डायरेक्शन बतलाती है कि कौन सा एटम किस एटम को 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है। बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर क्या देखा था हमने, 2 इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ने प्रोवाइड किया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट ने प्रोवाइड किया था, एक एक दोनों ने दिए थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, कंडीशन देख लीजिए, बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, कौन सा वाला, ए वाला, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डोनर, दाता। और ले कौन रहा है, यूज कौन कर रहा है, बी वाला, ये लेने का काम कर रहा है, एक्सेप्टर, ये डोनर, ये एक्सेप्टर, दाता और ग्राही। एरो की डायरेक्शन किधर से किधर लगाई, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ताकि देख के ही हमें पता चल जाए कि कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने उन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा देख करके ही कि यहाँ पे तो हमने उस वे में इसको प्रदर्शित नहीं किया हुआ है, तो आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो बेटे ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का,
कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। उपसह संयोजी रसायन अर्थात हम देख रहे हैं कि उन कंपाउंड की केमिस्ट्री, उन यौगिकों का रसायन जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिनमें उपसह संयोजी बंध है। और उपसह संयोजी बंध कैसे बनता है मैंने बतला दिया। एक एटम का, एक परमाणु का अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, रिक्वायरमेंट है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बनता है, तो जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन वो एटम दे देता है जिसका ऑक्टेट या अष्टक पूरा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बार बार हमें समझेंगे नहीं कि एरो हमने किधर से किधर लगाया, कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है और दिए क्यों, आपको पता चल गया। ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसलिए। पहली डेफिनेशन हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड आती है आणविक यौगिक। आणविक यौगिक, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड देखिए बेटे, एकदम सिंपल वे में यहां पर डिफाइन किया गया है डेफिनेशन को। आप भी देखेंगे डेफिनेशन को तो आपको भी ये आसानी से समझ में आ जाएगी। ए और बी 2 प्रकार के लवण हैं। ए और बी 2 प्रकार के लवण है, साल्ट है, उनके जली विलयन है, उनको हमने मिला दिया। 2 अलग अलग प्रकार के लवण अर्थात साल्ट के जल में बने हुए सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में उसको हमने गर्म किया, वाष्पन करना शुरू किया। गर्म करते हैं तो भाप बनना चालू हो गई, उसकी भाप बनती जा रही है। पानी वाला जितना भी उसमें पार्ट था वो सब गैसियस रूप में अलग होता जा रहा है। अब हम देखते हैं हमारे पास में एक ठोस पाउडर बच गया। पानी हमने गर्म करके उड़ा दिया तो क्या बचा अब हमारे पास में, एक ठोस पाउडर। ठोस पाउडर बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, 2 लवणों को नहीं मिलाया, साल्ट को ही हिंदी में लवण बोलते हैं। जली विलयन लिए, खास चीजें याद रखना, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने को दी थी। 2 लवणों के जली विलयन का शुष्कावस्था तक वाष्पन किया। शुष्कावस्था, पानी पूरा उड़ा दिया, खत्म कर दिया। तो ये जो ठोस पदार्थ पाउडर के रूप में बना, इसी पाउडर को हम बोलते हैं आणविक यौगिक। क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको उपसह संयोजी यौगिकों के बनाने का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोग जानते हैं पानी में अगर हमने नमक को घोला और किसी ने बोला इसमें से नमक वापस से अलग करके बतलाओ, तो क्या हम बतला सकते हैं? आंसर यस आर नो। पानी में नमक घोल दिया और किसी ने बोला इसमें से नमक हटा करके बतलाओ, वापस से अलग करो, तो क्या हम अलग कर सकते हैं? हम उसको अलग नहीं कर सकते। बेटे जितने भी लोग सुनेंगे वो आप लोगों को मूर्ख बोलेंगे, वो मेरे शब्द भी वो सुनेंगे, है ना। क्योंकि बेटे ये तो 3री, 4थी, 5वीं की पुस्तकों में दिया हुआ है कि समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाते हैं। गरम करते हैं, वाष्पन करते हैं, पानी उड़ जाता है और नमक उसमें बर्तन में वापस से शेष रह जाता है। जनरल नॉलेज की बातें 12th की है, साइंस की बात नहीं की है मैंने आपसे कि पानी में अगर नमक है, आपने देखा होगा ना ठंड के दिनों में अगर हम बर्तन में पानी गर्म करते तो उसमें एक सफेद पपड़ी जम जाती है। देखा कि नहीं देखा? किन किन ने देखा? ये देखा कि नहीं देखा? तो पपड़ी गाय की है वो, उसमें पानी में जितने भी लवण घुले हुए थे वो सब क्या हो गए, वाष्पन शुष्कावस्था तक हो गया, वो चिपक गए उसके ऊपर कड़क होकर के, है ना। इसी प्रकार अगर पानी में शक्कर घुली हुई है और उसका भी अगर हमने वाष्पन किया तो पानी उड़ जाता है और शक्कर का पाउडर वापस से बर्तन के अंदर शेष रह जाता है। तो ये एग्जाम्पल देने का आपको मेरा मीनिंग यही था कि अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे पास में एक नमक का विलयन है
और दूसरा हम देख रहे हैं हमारे पास में शुगर का विलयन है। दोनों पानी में हमने वाटर में बनाए हुए हैं, इन दोनों को हमने मिला दिया, मिला करके हमने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद में इसको हमने गर्म करना चालू किया। गर्म करेंगे तो इसमें से हम देख रहे हैं कि वेपर उड़ जाती है और वेपर के उड़ जाने के बाद में एक सॉलिड पदार्थ शेष रह जाता है, जिसकी तुलना हम आणविक यौगिक से यहां पर कर रहे हैं। एक ए प्रकार का कंपाउंड है और दूसरा बी प्रकार का हमारे पास में कंपाउंड है। दोनों के जेली विलयन का शुष्कावस्था तक हमने वाष्पन कर दिया, पानी सब निकल गया और एक पाउडर बचा। इस पाउडर को हमने क्या बोला? आणविक यौगिक हमने बोला। अब हम देख रहे हैं कि ये जो आणविक यौगिक होता है ये दो प्रकार का है। अब हम वापस हमारे एग्जांपल आ जाते हैं। एक बर्तन में क्या बोला था? पानी में नमक, दूसरे में क्या बोला था? शुगर बोली थी। अब अपन ने क्या करा? इसको क्या कर दिया? गर्म करके वेपर उड़ा दी। तो क्या बचा हमारे पास में? एक पाउडर बचा। इस पाउडर को आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट कैसा लगेगा? इस पाउडर को आपको खाने को दे दिया कि चलो टेस्ट करके बतलाओ कैसा लगता है, तो ये पाउडर टेस्ट करेंगे, कैसा लगेगा? खारा लगेगा। क्यों? शक्कर नहीं है उसमें क्या? तो कैसा लगेगा? खारा भी लगेगा और मीठा भी लगेगा। तो ये एक चांस है हमारे पास में कि ये खारा भी लग सकता है और मीठा भी लग सकता है। क्या खट्टा लग सकता है? क्या खट्टा लग सकता है? नहीं लग सकता। खट्टा नहीं लग सकता। हम देख रहे हैं इसमें ए का कैरेक्टर भी आ रहा है और बी का कैरेक्टर भी आ रहा है। तो ये जो आणविक यौगिक बना, जिन लवणों से हमने बनाया, उन दोनों लवणों के लक्षण इसमें आ गए। इसमें ए का भी लक्षण नहीं है और बी का भी नहीं है, यानी कोई नया लक्षण आ गया, कोई नया लक्षण आ गया। जब ए और बी दोनों के लक्षण आ जाते हैं आणविक यौगिक में, जब इस प्रकार के आणविक यौगिक को हम डबल साल्ट या द्विक लवण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? द्विक लवण, डबल साल्ट। ए का भी कैरेक्टर है और बी का भी। और अगर हम देखें ए और बी छोड़ करके कोई नया कैरेक्टर आ गया, तब इसे हम कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। दो अलग अलग कंडीशन हमारे सामने है। अगर ए और बी दोनों का कैरेक्टर आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको? द्विक लवण, डबल साल्ट। और कोई नया लक्षण आ जाए, हे आणविक यौगिक की ए और बी से बनाया, लेकिन अब उसमें लक्षण कौन सा आ रहा है? कोई नए प्रकार का कैरेक्टर वो शो कर रहा है, तब उस प्रकार के यौगिकों को अब हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक हम कहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ना कि इसको अगर अपन ने ये ठोस बना लिया था, यहां पर अपन ने इसको अगर अपन ने वापस से वाटर में घोला, तो हम देखते हैं उस सॉल्यूशन में ए की टेस्ट भी लग जाती है और बी की टेस्ट भी लग जाती है। यानी जिन अवयवों से इसको बनाया है, दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो उसको नाम क्या दिया हमने? द्विक लवण। और अगर कोई ऐसा पदार्थ बना सी के रूप में, जिसको जल में विलय करने पर न ए का परीक्षण किया जा सके न बी का परीक्षण किया जा सके, वो कोई एक नया परीक्षण दे, नया, तब उसको हम क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसे कि बेटे देखिए, हमने क्रोमियम सल्फेट का जली विलयन लिया और पोटेशियम सल्फेट का जली विलयन लिया। क्रोमियम सल्फेट और इसका हमने शुष्कावस्था तक वाष्पन कर दिया, तो इसमें से पानी के अणु हम देखते पृथक हो जाते हैं और पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट का एक संयुक्त यौगिक बनता है। इस यौगिक को हम बोलेंगे डबल साल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें इसको अगर अपन ने पानी में घोला तो ये
पोटेशियम सल्फेट का परीक्षण भी देता है और क्रोमियम सल्फेट का भी परीक्षण देता है। ये फिटकरी का फार्मूला है। जो एलम आती है, पोटाश एलम, ये फिटकरी का सूत्र है। देखा होगा ना आपने, व्हाइट क्रिस्टल आता है फिटकरी का, पानी को साफ करने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो फिटकरी या पोटाश एलम किसका एग्जाम्पल है? डबल साल्ट का। क्यों है? क्योंकि दो लवणों के जली विलयन का वाष्पन करके उसको बनाया हुआ है, और यदि इसको पानी में घोलते हैं तो ये वापस से पोटेशियम सल्फेट का भी परीक्षण देता है और क्रोमियम सल्फेट का भी परीक्षण देता है। इसके विपरीत यदि हमने फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को मिलाया, ये भी दो लवण हैं, और इसका भी अगर हमने शुष्कावस्था तक वाष्पन किया और जो पदार्थ बना, अब अगर इस पदार्थ को हम जल में घोलेंगे तो ये ब्रेक ही नहीं होता, टूटता ही नहीं है। ये न तो फेरस साइनाइड का परीक्षण देगा, न पोटेशियम साइनाइड का परीक्षण देगा। ये इकट्ठा एक नया परीक्षण देता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। पोटेशियम साइनाइड भी नहीं है इसमें अब खुला, और फेरस साइनाइड भी नहीं है। देखते हैं ना बेटा, अपन किसी के जेब में 100 रुपए है, तो 100 रुपए के दो चांस हो सकते हैं, या तो 50-50 के दो हो। तो निकाल रहे हैं जेब में से, तो एक बार में 50 निकल रहा है और दूसरे बार में 50। ए भी बाहर निकल रहा है और बी भी बाहर निकल रहा है। और दूसरा कंडीशन, अगर एक ही बाहर निकले 100 का, तो क्या उसमें हमको 50 का दिखेगा? क्या हम उसको 100 के नोट को देख करके बोलेंगे कि देखो इसमें 50-50 के दो दिख रहे हैं, कि बोलेंगे कि 100 का एक है, ये 100 का एक बन गया। पोटेशियम फेरो, ये 50 और ये 50, दोनों मिलकर के ये 100 हो गए। तो ये कंपाउंड किसका एग्जाम्पल है? बात समझ में आ गई? 3 डेफिनेशन बनती बेटे। पहली आणविक यौगिक, यानी ये भी आणविक यौगिक है, ये भी आणविक यौगिक है, लेकिन दोनों की क्वालिटी क्या हो गई है? बदल गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बतलाया था आपको मैंने, कि ये आणविक यौगिक बन गया। ये एक प्रकार ए बी प्रकार का भी हो सकता है और सी प्रकार का भी हो सकता है। जो ए बी प्रकार का बन रहा है उससे अपन समझ रहे हैं कि घोलेंगे तो ए का परीक्षण भी होगा और बी का भी होगा। कि अगर ये दोनों का मिश्रण बनाया अपन ने, खारा भी लग रहा है और मीठा भी लग रहा है, लेकिन खट्टा लगने लग गया, इन्हें खारा भी गया मीठा भी गया, दोनों ने रिएक्शन करके कोई नया बना दिया, नया फॉर्म उसका आ गया। समझ गए? तो 3 डेफिनेशन है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है। आणविक यौगिक किन्हें कहते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। द्विगलवण किसे कहते हैं? डबल साल्ट या उपसहसंयोजी यौगिक किन्हें कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कई बार दोनों में अंतर भी आता है कि द्विगलवण और उपसहसंयोजी यौगिकों में अंतर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटे। 2 मार्क्स में इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। चलिए नोट्स में फिर से डेफिनेशंस को पढ़िए जरा, इनको देखिए।